हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक मनु के बारे में। मनु के जीवन परिचय और उनका कुछ विचार था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे मनु के द्वारा जो सप्तांग सिद्धांत बताया गया है। ये सप्तांग सिद्धांत क्या है, इसे हम शुरू कर चुके थे, जिसमें कि हम जाने थे कि मनु के द्वारा जो प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, ये सप्तांग सिद्धांत यानी 7 अंग, राज्यों के 7 अंग के बारे में बताते हैं। जैसे अभी वर्तमान में जो राज्य के 4 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, यानी 4 तत्व को पढ़ते हैं, जिसमें कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु। तो प्राचीन युग में जो मनु ने और कौटिल्य ने भी जो दिया है, तो उन्होंने राज्य के 7 अंग बताया था। 7 अंग में पहला जो है राजा। राजा के बारे में हमने पढ़े थे कि मनु राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग करता है। यहाँ पे स्वामी भी लिखा हुआ है, स्वामी शब्द का प्रयोग करता है, इसलिए कि स्वामी से मतलब होता है कि राज्य की समस्त शक्ति उसमें निवास करेगी और वही वास्तविक प्रयोगकर्ता या वास्तविक कार्यपालक होंगे। अर्थात राजा जो होंगे वो संप्रभु होंगे। वर्तमान में भी देखेंगे तो हर एक देश का जो शासन है, सरकार है, वो संप्रभु सरकार है। संप्रभु का मतलब होता है सर्वोच्च पावर। सर्वोच्च पावर मतलब इसका जो 2 रूप बताता है संप्रभु के बारे में, जो आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने में जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। अपने देश में जहाँ के वो राजा है, वहाँ वो किसी भी प्रकार का वो निर्णय देश के हित में और नागरिक के हित में वो ले सकते हैं। देश हित और नागरिक हित के लिए किसी भी प्रकार का रूल्स रेगुलेशंस को वो बनाने में किसी बाहरी दबाव में काम नहीं करते हैं। बाहरी मामले में वो सर्वोच्च पावर या सर्वोच्च शक्ति कैसे होता है, जो विदेश मामले में होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है। अपने देश दूसरे देश के साथ में कैसा संबंध रखेंगे, किस देश के साथ में कौन सा व्यापार करेंगे, कैसा रिलेशंस रखेंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तो ये जो है किसी के दबाव में आकर के नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में देखा जाए तो बहुत सारे जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे क्योंकि लोकतंत्र है और गणतंत्र भी है। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। जनता जो है शासन करती है, लेकिन जनता लोकतंत्र में जो जनता शासन करती है वो 2 रूप से करती है, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है जनता शासन करती है, यानी जनता जो है यहाँ के प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि के माध्यम से जो है वो शासन करती है, उसको लोकतंत्र कहते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं या जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो वंशावली के तहत नहीं है, जिस प्रकार से ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में जो राजा है या जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो राजा रानी होते हैं और वो वंशावली के तहत होता है। अपने यहाँ क्या है, चुन के आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो राजा होते हैं वो अपना पावर का जो है उपयोग करते हैं। तो सर्वोच्च पावर का मतलब जहाँ जैसे हमारे यहाँ जो राजा हैं वो किसी प्रकार का जो है अपना देश हित में, नागरिक के हित में कानून बनाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया। जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया तो
विदेशी मामलों में जो विदेश के कुछ राजा थे या जो राष्ट्राध्यक्ष है, उनका कहना है कि ये जो है गलत हुआ। तो भारत ने कहा ये जो है हमारा देश संप्रभु है और ये मेरा आंतरिक मामला है। आंतरिक मामले में हम निर्णय लेने के लिए हम किसी बाहरी देशों के दबाव में हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। और बाहरी मामले में जैसे भी रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो रूस यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि यूक्रेन रूस के ऊपर जो है पश्चिम के जो देश है, तो उन्होंने बहुत सारे जो है उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो भारत जो है ऐसे समय में रूस के साथ जो व्यापार पहले से हो रहा था उससे ज़्यादा जो है और बड़ी मात्रा में जो है अपना व्यापार को जो है बढ़ाया। तो इसके लिए जो है बहुत सारे देशों को मना करने के लिए चाहा, यानी दबाव देना चाहा, लेकिन उस समय भी हमारे देश की सरकार ने कहा कि ये मेरा बाहरी मामला है और हमारा देश संप्रभु है। मतलब जो प्राचीन युग में जो मनु ने बताया है कि राजा संप्रभु होंगे, यानी राजा के पास में सर्वोच्च पावर होगा, वो किसी भी प्रकार का निर्णय देश हित और नागरिक के हित में ले सकते हैं। वो किसी के दबाव में आकर के निर्णय नहीं लेंगे। ये जो संप्रभु राष्ट्र वर्तमान समय में है, पूरी दुनिया में है, ये हमारे प्राचीन राजनीतिक विचारक मनु के द्वारा कहा जा चुका था। इसलिए कोई पाश्चात्य देश ये नहीं कह सकता है कि संप्रभु की जो व्यवस्था है वो हमारे यहाँ से लिया गया है, नहीं। दूसरे नंबर पर अमात्य आता है, जिसको कि हम मंत्री भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अमात्य मंत्री को कहा जाता है। मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता है। अभी भी जो है देखते हैं कि जो राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं या जो प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रियों के जो प्रधान होते हैं, और मंत्रियों में भी जिसको तिसको मंत्री नहीं बनाया जाता है, उसमें कुछ कुशल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। अतः राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों के परामर्श प्राप्त करते हुए राज्य के कार्य किए जाने चाहिए, ऐसा मनु का विचार है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का पर्याप्त विस्तार से उन्होंने उल्लेख किया था मनुस्मृति में कि मंत्री को कैसा होना चाहिए। तीसरे नंबर पे पुर आता है, जिसको कि किला भी कहा जाता है। ठीक है, अभी के समय में किला क्या है? कैपिटल, जिसको कि हम राजधानी कहते हैं। वो मनु ने पुर के नाम से इन्हें संबोधन किया है। इन्होंने जो है पुर वर्ड का उपयोग किया है। पुर का अर्थ होता है किला, परकोटा, दुर्ग या राजधानी। मनु का मत है कि पुर पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए। जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके लिए दुर्ग का निर्माण ऐसे दुर्गम स्थलों पर करना चाहिए, जैसे अभी किसी भी राजधानी की रक्षा के लिए बहुत से प्रकार का टेक्निक को उपयोग में लाते हैं। उस समय भी बहुत दुर्गम स्थल का प्रयोग करता था, जहाँ पे शत्रु जो है सेना आक्रमण नहीं कर सके और राज्य सुरक्षित रह सके। मनु पूर्व की श्रेणियों का उल्लेख करता है, जिसमें प्रमुख है धनवान वर्ग दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष छत्रवन कहा जाता है, धन नहीं है, छत्रवन वर्ग दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग। गिरि पहाड़ को कहा जाता है। यानी जो हमारा पुर होना चाहिए, जो हमारा किला होना चाहिए, जो हमारा जो राजधानी उस समय था प्राचीन युग में, कहा जाता है कि पहाड़ से घिरा हुआ होना चाहिए, मनुष्य से घिरा हुआ होना चाहिए, वृक्ष से यानी जंगल से जो है घिरा हुआ होना चाहिए, जल से घिरा होना चाहिए, मही से होना चाहिए और छत्र वन से यानी जंगल से होना चाहिए।
इस तरह से मनु के राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग के महत्व को प्रतिपादन किया गया है। तीसरे नंबर पे जनपद आता है, जिसको कि राज्य कहते हैं। जन और प्राचीन युग में जो अभी वर्तमान समय में जो राज्य के एलिमेंट्स यानी तत्व जो है जनसंख्या और भूभाग, ये दोनों को मिला करके यहाँ पे जनपद है। जिस प्रकार आधुनिक राज्य के निर्माणक तत्वों में जनसंख्या और निश्चित भूभाग को स्वीकार किया गया है, ठीक उसी प्रकार मनु राज्य तथा कौटिल्य भी जनपद शब्द का प्रयोग किया है। तीसरे नंबर पे कोष आता है, जिसे अभी कोष यानी कि ट्रेजरी कहते हैं, वित्तीय संसाधन। मनु के अनुसार कोष राज्य का न केवल अनिवार्य तत्व है बल्कि अति महत्वपूर्ण अंग भी है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में धन होने पर भी, कोष होने पर ही वह अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के दायित्व को पूरा कर सकता है। इसके अभाव में राज्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। राजा को चाहिए कि वह न्यायपूर्ण साधनों के द्वारा अपने कोष को दृढ़ता प्रदान करे। इसके लिए यह जनहित का पूरा ध्यान रखे और करों का भार ज़्यादा ना लगाए। कर टैक्स जिसको भी कहते हैं, मतलब बहुत मात्रा में जो है नागरिकों के ऊपर बोझ नहीं देना चाहिए। सुविधा अनुसार जो है कल्याणकारी राज्य के मतलब तहत जो है लोगों के कल्याण के लिए उतना ही कर लेना चाहिए जितना वो देने में सक्षम हो। जबरदस्ती जो है कर नहीं लेना चाहिए। आगे है दंड। दंड किसको कहते हैं? दंड का अर्थ राज्य की रक्षा करने वाले शक्ति अर्थात सेना से है। इसका भी शक्तिशाली होना परम आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा, वर्तमान समय में जिसके पास ज़्यादा सेना रहता है उसको ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अन्यथा कोई भी शत्रु जब चाहे तब उस पर आक्रमण कर सकता है। अतः राजा को सभी साधन अपनाकर अपनी सेना को साधन संपन्न बनाना चाहिए। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है। ये अंग होता है हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पैदल सेना। कुल मिलाकर के अभी 3 प्रकार का सेना है वर्तमान में, जिसको कि यहाँ पैदल सेना कहते हैं, वो स्थल सेना है। जल सेना जिसको अभी कहते हैं जल सेना, अभी यहाँ भी है। हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, यहाँ पे वायु सेना है। यहाँ पे अभी 3 प्रकार का सेना है। तो ये प्राचीन युग में मनु ने ही अपना विचार दे रखा है। ये नहीं कर सकता है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कि जो 3 प्रकार का जो सेना है वो पाश्चात्य यानी पश्चिम से, यूनान से जो है ये लिया गया है। आगे है मित्र। मित्र भी सप्तांग सिद्धांत का एक प्रमुख तत्व है। इसका आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजा के मित्र या एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। मनु सहित प्राचीन भारत के सभी राजनीतिक विचारकों ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति दूसरे देशों से अच्छे संबंध रख के पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में भी साथ दे सके। तो ये राजा के मनु ने जो है राज्य के 7 अंग बताए हैं। तो इस प्रकार मनु का सप्तांग सिद्धांत आधुनिक राज्य के निर्माणक जो तत्व है उसी के समान ही है। आज जहां जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता को राज्य का आवश्यक तत्व माना जाता है, वहीं मनु सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि राज्य की बुनियादी इन तत्वों पर ही टिकी हुई है। मनुस्मृति में भी इन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए।
इसके अलावा ये सभी प्रकृतियाँ एक दूसरे पर निर्भर है, यानी ये सारे जो एलिमेंट्स है, मनु ने भी जो राज्य के 7 अंग बताए हैं, सातों अंग एक दूसरे पर डिपेंड है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होती है, उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए, ऐसा जो है मनु ने कहा है। ठीक है, तो ये राजा के सप्तांग सिद्धांत को आज हमने समझा। आगे जो है हम लोग राजा के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी कि राजा को कहा गया है मनु ने कि ये देवी द्वारा जो है ये उत्पन्न हुए हैं। साथ ही राजा के कुछ गुण होना चाहिए, राजा का कुछ कर्तव्य होना चाहिए, इसे भी हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी ये राजा के प्रशासनिक व्यवस्था भी दिया गया है, इसको भी हम अगले क्लास में हम इसे डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम इतना ही। धन्यवाद।